हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हमने बात कर ली थी एक बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, जिसमें दो केस थे। जब हम रिएक्टेंट की सेम कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं तो जो रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है वो बिल्कुल एक सेकेंड ऑर्डर यूनिमॉलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के जैसा आता है। और जब हमने दोनों की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो बेसिकली वहाँ पर एक फॉर्मूला बना था KT इज इक्वल टू 1/B माइनस ए ln B माइनस एक्स अपॉन A माइनस एक्स इंटू A अपॉन B। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इससे हमने एक कंडीशन को डिफाइन किया था कि अगर इसमें से हमारे पास कोई एक रिएजेंट एक्सेस में हो तो क्या होता है, तब उस कंडीशन में हमारी जो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होती है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि जब हम एक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन के अंदर किसी भी एक रिएजेंट को एक्सेस में ले लेते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करती है और रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर की तरह अपीयर होती है। ठीक है, हमने एग्जांपल की बात की थी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था एक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। उसमें कुछ फार्मूलाज थे, वो फार्मूलाज आपको याद होंगे। देखो, फार्मूला क्या था, हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का फार्मूला था। ठीक है, अच्छा मैं सबसे पहले पैरेलल रिएक्शन के बारे में बता दूं कि जब एक ही रिएजेंट से साइमल्टेनियसली दो अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं अलग अलग रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो जो हमारे पास एक ही कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला था, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला था किसी टाइम टी पर, वो था AT इज इक्वल टू A0 e⁻1 माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, जो B की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आया था किसी टाइम टी पर, वो था BT इज इक्वल टू, अगर रेट कांस्टेंट K1 है तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A0 1 माइनस e⁻ माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। देखो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि A0 इंटू 1 माइनस e⁻ माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी को हम लिख सकते थे x। ठीक है, याद होगा। ऐसे ही सिमिलरली C का फॉर्मूला था। और अगर कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं तो हम, आपको पता होगा क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट के कोफिशिएंट में रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को डिवाइड करके उस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पता होगा आपको क्या कर रहा हूँ मैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की। ठीक है, तो हमने पैरेलल रिएक्शन के बारे में तो पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन तो सब जानती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में चलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमने मान ली A गिव्स B। ठीक है, अब देखो भाई, मैं रेट कांस्टेंट भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू तरह ही मानूंगा। देखो, A से भी एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, बेसिकली इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी जा रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसको मैं KF बोल रहा हूँ और बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट कांस्टेंट को मैं KB बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम कर रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। देखो मैं स्मॉल a बता रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, परेशान मत होना, ये A0 भी हो सकता है। स्मॉल a से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 बताओ, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा ना, प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होगा। देखो किसी टाइम t पर बताओ इसमें से कुछ a माइनस एक्स चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, है ना। अब देखो, आप सभी जानते हो कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ आके फिक्स हो जाती है, कहाँ आके रुक जाती है। रुकने का मतलब एक मूव होता है, मूवमेंट होता है रिएक्शन के अंदर, लेकिन वैल्यूज़ क्या हो जाती है, फिक्स। तो बताओ एक किसी टाइम के बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ चुका है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखो क्या दोनों अमाउंट फिक्स हो चुके होंगे ना, ये भी फिक्स हो चुका होगा और ये भी फिक्स हो चुका होगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ भाई, कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो गया ए का, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ एक्स इक्विलिब्रियम से। ठीक है, कि एक्स इक्विलिब्रियम अमाउंट तक डिसोसिएट हो चुका है। तो बताओ ये भी कितना बनेगा, ये बन जाएगा एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन आके फिक्स हो चुकी है कि ये अमाउंट फिक्स हो चुके होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अभी देखो, जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम क्या करते हैं बताओ, एट इक्विलिब्रियम बताओ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। भाई बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि इक्विलिब्रियम का, कि इक्विलिब्रियम में दोनों डायरेक्शन में रेट क्या होती है, कांस्टेंट। बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है, A। तो इसका रेट कांस्टेंट और A की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इक्विलिब्रियम के टाइम की बात चल रही है, यानी कि बताओ कांस्टेंट क्या है, K फॉरवर्ड। और बताओ
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के वी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखें जब हम इसको सॉल्व करें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा के एफ इंटू ए माइनस के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप क्या करो, एक्स इक्विलिब्रियम वाले टर्म को क्या कर लो, सेपरेट कर लो। तो देखें के एफ इंटू ए इज इक्वल टू के एफ एक्स इक्विलिब्रियम प्लस के बी एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप देखो के एफ इंटू ए की जो वैल्यू है, देखो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप देखें, अब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखें हम निकाल रहे हैं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। भाई देखो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को हम कैसे लिखेंगे, डी बी अपॉन डी टी। भाई प्रोडक्ट है तो फॉर्मेशन के लिए प्लस लगेगा, डी बी अपॉन डी टी। अब देखो डी बी अपॉन डी टी, तो नेट रेट भाई हम किसी भी टाइम टी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो डी बी अपॉन डी टी की जगह मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो किसी टाइम टी पर बी कितना है, एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, हाँ भाई नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। बताओ बी किस रेट से फॉर्म हो रहा है। अब आप इसको समझें अच्छे से, भाई बी जो है वो एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन से बी क्या हो रहा है, फॉर्म, और बैकवर्ड रिएक्शन से बी क्या हो रहा है, कंज्यूम। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट से वो क्या हो रहा है, फॉर्म, और बैकवर्ड रिएक्शन से कंज्यूम हो रहा है। तो जो नेट रेट है फॉर्मेशन की वो क्या लिखोगे, भाई फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट माइनस बैकवर्ड रिएक्शन की रेट, आर एफ माइनस आर बी। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, आसान है। ठीक है, अब आप देखें आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसी टाइम टी की बात चल रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हम कैसे लिखते हैं, के एफ इंटू किसी टाइम टी पर, इक्विलिब्रियम की बात नहीं चल रही, किसी टाइम टी पर के एफ इंटू ए माइनस एक्स, और बैकवर्ड की माइनस के बी इंटू एक्स। मुझे यहाँ तक समझ में आया। अब इसको भी देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा के एफ इंटू ए माइनस के एफ इंटू एक्स। ठीक है, माइनस के बी इंटू एक्स। बोलो सही है, यही आएगा। ठीक है ना, अब आप देखें यहाँ से वापस आप क्या करो, ठीक है, अब देखो वापस यहाँ से क्या करोगे, इस माइनस को तो कॉमन ले लोगे। ठीक है, अब देखो इसको हम, चलो इसको यहीं लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो के एफ इंटू ए माइनस के एफ प्लस के बी इंटू, माइनस कॉमन ले लिया तो के एफ प्लस के बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अब देखो अगली लाइन पे मूव करने से पहले, अगले स्टेप पे मूव करने से पहले देखो यहाँ के एफ आ गया ना, और के एफ की वैल्यू हमने पहले से, के एफ इंटू ए आ गया, और के एफ इंटू ए की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी थी, ये है। तो इसकी जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखो के एफ प्लस के बी इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर भी इस तो कॉमन आ जाएगा वो। ठीक है, अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स देखें, अब उसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखें कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एफ ए की जगह, के एफ ए की जगह के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, और जो पुराना स्टेप मतलब जो पहले से था के एफ प्लस के बी इंटू एक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखें इसको क्या कर लें, वापस से इसको कॉमन ले लें, के एफ प्लस के बी और एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब देखो कर लिया हमने, एक्स का टर्म बना लिया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो देखो डी एक्स अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू क्या आ गया, डी टी। अब भाई इंपॉर्टेंट क्या है, वापस से लिमिट, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 से कहाँ पर, टी तक, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, टी तक। तो बताओ टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, हम यहाँ इस तरफ एक्स है, बताओ टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे बताओ कुछ भी अमाउंट डिसोसिएट हुआ था क्या, कुछ भी एक्स था क्या,
नहीं था तो x 0, और किसी टाइम t पर कितना डिकम्पोज हो गया, x डिकम्पोज हो गया। ठीक है भाई, किसी टाइम t की बात चल रही है तो x लिखोगे। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो देखो कैसे, देखो 1/x वाला टर्म है तो ln x इक्विलिब्रियम माइनस x। अब क्योंकि माइनस x है तो इसका कोफिशिएंट भी आएगा क्या, -1। ठीक है, 0 से कहाँ तक, x इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी, 0 से कहाँ तक, t तक। अब आप देखो अपने को लिमिट्स की वैल्यू रखनी है तो माइनस साइन तो है ही सही। अब माइनस साइन तो पहले अपर लिमिट ln, देखो किसकी जगह, x की जगह रखनी है, x इक्विलिब्रियम की जगह मत रखना, x हमारा टर्म है। ठीक है, तो x इक्विलिब्रियम माइनस x, ये अपर लिमिट जब आपने रखी x की जगह तो x ही रहे, और माइनस लोअर लिमिट में x की जगह क्या रखना है, 0। तो ln सिर्फ क्या रह जाएगा, x इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू हो जाएगा t। अब इस माइनस को अंदर कर दो, तो माइनस को अंदर करने के बाद ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और उस एक्सप्रेशन को फिर कैसे लिखोगे, देखो ln x इक्विलिब्रियम माइनस सॉरी अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। देखो दिख रहा है क्या आपके पास, आपको एक्सप्रेशन मिल गया, फाइनल एक्सप्रेशन। एक रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आ चुका है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, अब देखो वही है कि भाई क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। डायरेक्ट जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं इन टॉपिक से, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखो लास्ट क्लास के जो फॉर्मूला थे वो भी हमें याद है, एक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला भी हमें याद है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन करने के साथ फॉर्मूला याद हो जाते हैं। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है ये भी। देखो फॉर्मूला क्या है, ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल टू, जो दोनों डायरेक्शन के रेट कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड करना है, के एफ प्लस के बी इंटू टी। ठीक है, ये आपका हो गया एक रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, आप इसको क्या करें, कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास, गिवन है क्वेश्चन, अच्छा है, आप दिमाग लगाना। आपको एक रिएक्शन दी जा रही है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, इसका आपको K1 और K2 दिया जा रहा है। ठीक, साथ ही साथ आपको यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है K1 की, जो कि आपको दी जा रही है 10⁻⁴, आपको दी जा रही है -2 सेकेंड इनवर्स, और साथ ही साथ दूसरी जो वैल्यू दी जा रही है किसकी, A0 की, जो कि है 0.01 मोलर। ठीक है, और एक और वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू है B इक्विलिब्रियम अपॉन A इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 4। ठीक, तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करें। देखो कर लिया होगा सॉल्व आपने, तो अब देखें कैसे करना है। बताओ, अब आपको निकालना है आफ्टर 30 सेकेंड्स भाई बी का कितना अमाउंट होगा। ठीक है, यानी बताओ बी कैसे होगा भाई, बी यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लिखोगे A0 फिर A0 माइनस एक्स, तो एक्स बी कितना होगा, एक्स होगा आफ्टर 30 सेकेंड्स। यानी कि आपको इस फॉर्मूला की थ्रू आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। इतना तो क्लियर है। ठीक है, कितने टाइम बाद, 30 सेकेंड्स के बाद आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ठीक है, लेकिन बताओ क्या एक्स ये अननोन है, लेकिन क्या बाकी सारी वैल्यूज़ क्या आपके लिए नोन है क्या, जरा चेक करते हैं। बताओ K1 K2 यहाँ पर KF KB है, बताओ K1 तो पता है, लेकिन बताओ क्या K2 आपको पता है, नहीं, वो भी अननोन है, वो भी निकालना पड़ेगा। तो बताओ एक्स इक्विलिब्रियम दिया है क्या, नहीं दिया, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग सकता है, लेकिन बहुत आसान है, समझें, क्योंकि थोड़े से पुराने कॉन्सेप्ट्स भी इसमें क्या होंगे, यूज़ होंगे। देखें, बताओ क्या आपको के इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ पता है, पता होगा बिल्कुल, हम पढ़ के आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। बताओ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कब, जब क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। जरा बताओ क्या ये वैल्यू यही है ना। अच्छा, क्या के इक्विलिब्रियम का एक और फॉर्मूला है क्या, हम के इक्विलिब्रियम को के एफ अपॉन के बी भी बोलते हैं।
यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, इसका रेशो ही क्या होता है, के इक्विलिब्रियम। बोलो सही है। तो देखो बहुत सिंपल सा हमारे पास K2 आ जाएगा। बताओ के इक्विलिब्रियम कितना है, 4। बताओ K4 यानी कि K1 कितना है, 10⁻⁻²। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, K2। ठीक है, तो जब आप यहाँ से K2 निकालोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, K2 हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻²। तो देखो 1/4 हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो ये 0.25 इंटू 10⁻²। ठीक है, कि आपके पास आ गई K2 की वैल्यू, और इसकी भी यूनिट क्या होगी भाई, सेकेंड इन्वर्स ही होनी है। खैर ये आ गया K2। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, एक्स इक्विलिब्रियम। देखो हमने K2 निकाल लिया है, अब हमें निकालना है एक्स इक्विलिब्रियम। बताओ क्या एक्स इक्विलिब्रियम भी यहीं से आएगा, नहीं पता, तो देखें कैसे आएगा। देखो कैसे करना है इसको भाई, अपने को पता है कि जो के इक्विलिब्रियम होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखें जो ए गिव्स बी हमारे पास रिएक्शन है, मैं डायरेक्ट टी इक्विलिब्रियम पे लिख रहा हूँ। बताओ क्या होती है, ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, और बोलो यही तो था इक्विलिब्रियम पे। तो मतलब इसका के इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखोगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। बताओ कि आपको ए पता है, कि आपको के इक्विलिब्रियम पता है, तो मतलब बताओ 4 इज इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन ए कितना था, ए था 0.01 आई गेस, हाँ शायद ये दिया था, हाँ ये दिया हुआ था। ठीक है, तो माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ से आपके पास एक्स इक्विलिब्रियम आएगा 8 इंटू 10⁻³ मोलर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ चुका है, एक्स इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो देखो आपको K2 भी पता है और आपको एक्स इक्विलिब्रियम भी पता है, तो हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए फॉर्मूला को वापस से याद करने की कोशिश करें। फॉर्मूला था ln एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू टी। तो देखें अब ln 0.008 ये वैल्यू अपॉन 0.008 माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 कितना था 10⁻² प्लस K2 कितना था 0.25 इंटू 10⁻² इंटू टाइम कितना 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो भाई इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे मूव करना है अभी अगले टॉपिक पर। ठीक, देखें आप इसको कॉपी करें, कैसे किया आप बैक कर लें वीडियो को और वहाँ से जाके कॉपी कर लें। ठीक है, हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक, अब देखें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन हमारा है अगला टॉपिक। ठीक है, अब देखो हमने एक पढ़ी है पैरेलल रिएक्शन, हमने दूसरी पढ़ी रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये है हमारी तीसरी सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन का भी मतलब आपको पता होगा, सीक्वेंस के साथ चलना। ठीक है, यानी कि रिएक्शन में लिख रहा हूँ, देखो ए पहले बनाएगा क्या बी, और फिर बी बनाएगा क्या सी, यानी कि कंटिन्यूस रिएक्शन हो रही है, इसी को हम कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 और इसका रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, बस वही चीज़ है कि हमें कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, कोई टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस टॉपिक में बेसिकली जो भाई इंटीग्रेशन तो यूज़ होना ही है, ठीक है, लेकिन जो इंटीग्रेशन यूज़ होना है वो इंटीग्रेशन वाला टर्म आप बहुत बाद में पढ़ने वाले हो। ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, और वो जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत लंबा होता है। देखो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक भाई मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ जो बंसल क्लासेस के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक उस टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल फार्मूला लिखूँगा। हाँ, मैं ये ज़रूर मैं वो एक्सप्रेशन ज़रूर लिख दूँगा जिसके थ्रू वो इंटीग्रेशन होता है।
ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कंटिन्यूस रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब भाई ये ए, फिर ए में से कुछ जाएगा तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो जो फॉर्मूला निकालते हैं वो निकालते हैं बी के थ्रू। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, वो क्या लिखोगे, डी बी अपॉन डी टी। मतलब जो नेट रेट है भाई, बी जो है वो किससे फॉर्म हो रहा है, इस वाली रिएक्शन से तो फॉर्म हो रहा है, और इस वाली रिएक्शन से बी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो बताओ आप क्या लिख सकते हो। देखो K1 इंटू ए, है ना, ए कौन से टाइम वाला, किसी टाइम टी वाला। देखो इस रेट से फॉर्म हो रहा है और इस वाली रेट से क्या हो रहा है, खत्म। तो बताओ ये वाली रेट आप कैसे लिखोगे, K2, भाई K2 कॉन्स्टेंट इस वाली रिएक्शन का, और इस रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन है, बी, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हो भाई कि यहाँ पर भाई जिसके लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो टर्म यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन एक दूसरे मेथड से होता है, तो वो मेथड अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। हाँ, अब इस इंटीग्रेशन के बाद जो फॉर्मूला आता है मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो इसके बाद फॉर्मूला आएगा किसका, बी का, और वो बी का फॉर्मूला होता है बी टी इज इक्वल टू, ये होता है K1 ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 ब्रैकेट में e की पावर माइनस K1 इंटू टी माइनस e की पावर माइनस K2 इंटू टी। देखो दिख रहा है फॉर्मूला आपको, ठीक है। तो हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर याद हो सके तो, ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टॉपिक कोई बस हमें पढ़ना है, कवर करना है, ठीक है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी है अपने को। तो एक तो ये हो गया इसका बी का फॉर्मूला, किसी टाइम टी पर बी कितना होगा, ठीक है। दिख रहा होगा एक्सप्रेशन, ये लिखा हुआ है K1 इंटू ए नॉट अपॉन K2 माइनस K1 ई की पावर माइनस K1 इंटू टी माइनस ई की पावर माइनस K2 इंटू टी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर जो और भी चीज़ें होती हैं वो क्या है कि हमें यहाँ पर एक और चीज़ की बात करनी होती है कि भाई बी मैक्सिमम, यानी कि देखो ए से बी बन रहा है और बी वापस ख़त्म होकर सी बना रहा है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट बी का क्या होगा जो बन सकता है। तो यहाँ पर हमें बी मैक्सिमम की बात करनी होती है। बी मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो दूसरा टर्म है टी मैक्सिमम। अब देखो बी मैक्सिमम और टी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम पता चल चुका है। टी मैक्सिमम क्या है कि भाई टी मैक्सिमम वो टाइम है जितना टाइम बी का मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म होने में लगा है, ठीक है। तो समझ जाओ, टाइम टेकन फॉर बी टू अटेन क्या, बी मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो ये दो चीज़ें और हैं। हाँ, अब इनका भी वही फॉर्मूला है। देखो ये नॉर्मल किसी भी टाइम टी पर बी का फॉर्मूला है, ये और ये फॉर्मूला अभी फिक्स होंगे, ठीक है। देखो क्या फॉर्मूला है इसका, आप कॉपी करो। देखो तो बी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, अच्छा पहले हम टी मैक्सिमम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 माइनस K1, 1 अपॉन K2 माइनस K1 ln K2 अपॉन K1, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला है किसका, टी मैक्सिमम का। किसी भी टाइम टी कौन से, वो मतलब वो टाइम क्या है जब बी का मैक्सिमम अमाउंट फॉर्म होगा, तो ये वो टाइम है, ठीक है। ये हो गया टी मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं किसके फॉर्मूला पे, बी मैक्सिमम। ये होता है देखो दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ए नॉट इंटू K1 अपॉन K2 की पावर ये पावर है, ठीक है, पावर की पावर K2 अपॉन K2 माइनस K1। तो देखो बहुत सुंदर से फॉर्मूला है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और देखो फॉर्मूला याद ना हो ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वही है, अब कोशिश करनी है अगर याद हो सके तो, नहीं तो कोई लोड आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है, कौन सा, सीक्वेंशियल रिएक्शन। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप फटाफट से क्या करें, कॉपी करें। तो कॉपी कर लिया होगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि
देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला पार्ट जिसमें हमें रिएक्शंस या ऑर्डर की रिएक्शन के ऑर्डर या उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करनी होती है, ठीक है, पहला पार्ट। और जो दूसरा पार्ट था वो था कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो देखो अब समय आ गया है उस फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने का, ठीक है। बस एक बार हमें क्या करना है उसका रिवीजन, और हम हमारे फर्स्ट पार्ट को क्लोज कर रहे हैं और हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम था कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो अब देखो रिवीजन में क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम फर्स्ट पार्ट के एंड में हम वापस से ऑर्डर की डिटर्मिनेशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालें, मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन, मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो देखें जो हमारा सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था ये था इनिशियल रेट मेथड, याद होगा है ना, मेरे नाम से पता चल गया होगा, ठीक है। हमने क्या किया था इस टाइप के मेथड में, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखो a प्लस बी गिव्स सी, आपको डेटा दिया जाता था a का, b का और रेट, ठीक है। अब मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ 0.1, 0.1 एंड 0.2। ये है 0.1, 0.2, 0.1। यहाँ पर रेट जो है वो गिवन है 2, 8 एंड 4, ठीक है। तो देखो कैसे इस मेथड के थ्रू हम रेट लॉ कैलकुलेट करते हैं या निकालते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, है ना। हाँ अब भाई ये ना सोचे कि मैं आपको वापस पूरा वो मेथड पूरा सॉल्व करके बताने वाला हूँ, नहीं। हमने एक तरीका अप्लाई किया था, यहाँ पर एक मेथड अप्लाई किया था डायरेक्ट कैसे फाइंड की जाती है। तो देखो क्या था कि जब ए जो है वो कांस्टेंट है तो अब बी क्या हो रहा है, डबल। बताओ बी अगर डबल हो रहा है तो बताओ ये 2 से कहाँ चली गई है, 8। बताओ यानी कि क्या 2 का क्यूब 8 होता है क्या, बोलो भाई। जब आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो ये हो गई है क्यूब, यानी कि देखो 2 से चला गया है कहाँ, 8, है ना। यानी कि बताओ इसके रिस्पेक्ट में आप क्या बोल सकते हो, बताओ कौन से ऑर्डर की होनी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। बताओ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बताओ क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। देखें कैसे करना है, बताओ जब हाँ इसकी रेट थी 2 और 2 से चली गई है 8, यानी कि वो कितने टाइम्स हो गई है, कितने टाइम्स हो गई है, वो हो गई है 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखो 4 टाइम्स कैसे हुई होगी, 4 टाइम्स कैसे हुई होगी, जब आप यहाँ पर जो b को जब हमने डबल किया तो 2b, और 2b की पावर क्या होता 2, तो जाके वो क्या होता 4 आगे आता और रेट क्या हो जाती 4 टाइम्स हो जाती। आ रहा है समझ में। देखो जब हमने b की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो मतलब 2, तो यहाँ 2 की पावर कुछ होगा, उतने टाइम्स क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। तो बताओ ये रेट इसकी कितने टाइम्स हो चुकी है, 4 टाइम्स ना। यानी कि बताओ 2 की पावर क्या हो जिससे कि 4 टाइम्स हो जाए, तो 2 की पावर क्या होना चाहिए 2। तो बताओ b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो चुका है क्या 2, और a के रिस्पेक्ट में बताओ आप क्या कर लो, b को फिक्स कर लो। एक काम करो, b वाला डेटा ये रहा 0.1 और 0.1, तो आपने जब a को डबल किया तो रेट सेस कितने टाइम्स हो चुकी है 2 से 4, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि a के रिस्पेक्ट में कितना है फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया था वहाँ पर कैलकुलेट किया था। इसका एक लॉन्ग मेथड भी था, लेकिन भाई हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम इसी मेथड को अप्लाई करें, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ पाओगे। तो ये हमारा सबसे पहला मेथड था। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड की, ठीक है। ये है ग्राफिकल मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड की बात चल रही है तो हम यहाँ पर अलग अलग ग्राफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ, ठीक है। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ। सबसे पहले देखो हम कौन से ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो भाई अब आपको मुझसे पहले आपको बताना है कि ग्राफ कौन से ऑर्डर वाली रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। मैं आपके पास कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, देखें। रेट अभी क्या है, रेट वर्सेस
कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये दूसरा ग्राफ और एक और ग्राफ छोटा सा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, जो कि कुछ इस टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व में है। तो आप बताएं ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होगा। बताओ कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही ना। तो बताओ ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है? समझ में आ रहा होगा। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, देखो मैं आज सजा सजा के नहीं लिखूँगा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। देखो दूसरा है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो बताओ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये देखो किसका ग्राफ होगा? बताओ रेट इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 1। बताओ कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ। और जो तीसरा है कौन सा ग्राफ है? पैराबोलिक। तो रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, तभी होगा। तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको भी आती है, फिर भी हम एक बार क्या कर रहे हैं, फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया सबसे पहले रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ। आगे होगा समझ में, कॉपी करें। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या है, आपको अलग अलग ग्राफ दिए जा रहे हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। ठीक है, जो पहला ग्राफ गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है। जो दूसरा ग्राफ आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, वो आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। और तीसरा ग्राफ आपको कुछ कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली अब देखें ये ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये 1/80 के बीच का ग्राफ है और टी के बीच का ग्राफ है। ठीक, और ये आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। ठीक है, बताएं भाई कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी है? तो देखो भाई ये समझ में आ रहा होगा, जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद होनी चाहिए। सबको बताइए ये किसका ग्राफ है? ज़ीरो ऑर्डर। लेकिन बताओ किसके थ्रू बनाया? ई टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी के थ्रू हमने इस ग्राफ को बनाया है। ये ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन बताओ कैसे पता चला? क्योंकि ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ए टू दी पावर माइनस के टी होता है, और ये 1/80। तो भाई ये तो बहुत सिंपल है, सेकेंड ऑर्डर। और ये होता है 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू के टी। इसका क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। तो ये हो गए सारे के सारे कौन से ग्राफ? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हमारे पास आ रहा है तीसरे टाइप का ग्राफ। तीसरे टाइप का ग्राफ बेसिकली किस पर बेस्ड है? ये है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाँ भाई दिमाग को चालू रखें, है ना, बहुत सारे ग्राफ आ रहे हैं। मुझसे पहले आप आंसर कर दें इन चीज़ों का जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो जो पहला ग्राफ है ये है टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कौन? A0, बोलो सही है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको दिया जा रहा है कुछ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा ग्राफ टी हाफ और A0 के बीच का है, जो कि कुछ आपको इस तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, और जो तीसरा ग्राफ है टी हाफ और A0 वाला, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, और एक और ग्राफ है टी हाफ और 1/A0 का, जो कि कुछ इस तरीके का है। अब आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन, कौन सा ग्राफ कौन से ऑर्डर रिएक्शन का है। हो गया? ठीक है, देखते हैं। मतलब ये ग्राफ किसके थ्रू आया होगा, बता सकते हैं? बताओ क्या टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K एक जगह एक्सप्रेशन आया था, और याद होगा ये एक्सप्रेशन का आया था एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है,
हाँ, टी हाफ और ए नॉट के बीच का ग्राफ कुछ अगर ऐसा है, देखो ये यहाँ टच नहीं कर रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ अगर आप देखें, टी हाफ इज इक्वल टू 1 ए नॉट के थ्रू आया है, तो बताओ ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर। भाई फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सब रिवीजन चल रहा है। टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बताओ ये ऐसा तो सिर्फ एक ही रिएक्शन में था, कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर, जहाँ पर टी हाफ इज इक्वल टू ln2 के था। अच्छा, ये फोर्थ ग्राफ कौन सा आ चुका है? ये यही है ना। यहाँ पर ग्राफ ए नॉट के बीच में था, लेकिन यहाँ पर ग्राफ 1/a0 के बीच में था, तो ये भी कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे तीसरे मेथड पे, है ना। फर्स्ट इनिशियल रेट मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है इनिशियल रेट मेथड। तो देखें, अगला है थर्ड, ये है हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। हाफ लाइफ मेथड, अब देखो ये भी, देखो हम चीज़ें तो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये हमने कहाँ डिस्कस किया था, याद करो, जब हमने nth ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी, तो वहाँ पर हमने निकाला था कि जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, याद होगा। तो देखो इस मेथड में बेसिकली क्या है कि वो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ सकता है कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि कुछ दी हुई है A1, तो उस टाइम पर उसने आपको टी हाफ जो है वो दे दिया। जब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, मान लो A2, तो टी हाफ कुछ अलग हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर निकालने की बात कर रहा है, तो देखो क्या करना है, देखो टी हाफ, इससे यहाँ से टी हाफ 1/टी हाफ 2 इज इक्वल टू A0। अब देखो मैं इसको A0, चलो ठीक है, इसको मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, A1/A2 टू दी पावर, देखो ये नॉन, ये नॉन, ये भी नॉन, ये भी नॉन, ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड? हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। देखो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की जा रही हैं, जिस तरीके से पूछ लिया जाएगा उस तरीके से हमारे पास इसका मेथड है। अगर हाफ लाइफ के मेथड से पूछे जाए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिल जाए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दी है, हाफ लाइफ अलग अलग दी है दोनों के रिस्पेक्ट में, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? तो ये रहा आपका मेथड, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ मेथड। इसका ग्राफ भी हमने डिस्कस कर लिया था, याद होगा आपको, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे जो लास्ट मेथड है, हाँ, ये है सबसे अलग, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें देखो क्या करना है, इफ कॉन्सेंट्रेशन आर, इफ कॉन्सेंट्रेशंस, ऐसे लिखो, इफ कॉन्सेंट्रेशंस फॉर सेम टाइम period, if concentration for same time period are given in, if concentration for same time period are given in AP। अब ये AP क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशंस AP में है, यानी कि पहले मान लो 10 थी, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, और फिर 0 हो गई, यानी कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? 0, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशंस जीपी में दिख रही है, यानी कि रेशियो सेम हो, और याद करो रेशियो कहाँ सेम होता है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना सेम टाइम इंटरवल की बात हो रही है। और जो लास्ट, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिखाई दे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई? जो AP है, AP जैसे कि 2, 4, 6, 8, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? सेकेंड ऑर्डर की। जनरली इस रिएक्शन की मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत ही कम बात होती है इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर को डिटरमाइन करने के मेथड्स, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार पूरा रिवीजन हो चुका है, और ये हमारा एक पार्ट इस चैप्टर का क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
फटाफट से इन दोनों को भी आप कॉपी करें। देखो कॉपी कर लिया होगा। अब बिल्कुल इस फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका H2O2 के डिकम्पोजिशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जहाँ पर हमने स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट के बारे में बात की थी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। अब आप देखें, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, A gives B + C, ठीक है। देखो आप उस कॉन्सेप्ट को तब तक, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज कर लें। क्या था एक स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला या उसका कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। एक रिएक्शन इसमें गिवन है, A gives B + C, आपको गिवन है V0 एंड VT are the volume of standard titrating agent used at t is equal to 0 and t is equal to t, ठीक है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट K इफ, देखो कंडीशन दी जा रही है फर्स्ट, इफ द रिएजेंट, जो रिएजेंट बेसिकली टाइट्रेटिंग एजेंट की बात कर रहा है, द रिएजेंट रिएक्ट्स विद A only, द रिएजेंट रिएक्ट्स विद A only, ठीक है। वो जो स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट है वो सिर्फ किससे रिएक्ट करे, A से, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट। दूसरा, द रिएजेंट रिएक्ट्स विद A, B and C when n factors are same, यानी कि A, B और C के जो n फैक्टर्स है, तीनों के n फैक्टर्स क्या है, सेम, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है, द रिएजेंट, वही पूरा, ठीक है, when n factors है, the reagent reacts with A, B and C when n factors are 1, 2 and 3 respectively, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक। और ध्यान रखिए क्वेश्चन है, साथ ही साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी है, H2O2 वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब हमने KMnO4 को यूज़ किया था एज अ स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन भाई पूरा पढ़ लें, कॉपी कर लें, हम डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक। तो देखो हमारे पास रिएक्शन ये बने, A gives B + C। तो पहले तो हम एक जनरलाइज टर्म लिख लेते हैं जो तीनों पार्ट्स में काम आएगा। भाई किसी टाइम t = 0 पे कितना है, A, ये कुछ नहीं, और किसी टाइम t पर ये हो जाएगा A - x, ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, ठीक है। अब आ जाएं, देखो क्वेश्चन पे हमने H2O2 वाली टॉपिक के अंदर पढ़ लिया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक में सिर्फ किससे रिएक्ट कर रहा था, H2O2 से, ठीक है। तो हमने जो पूरा क्वेश्चन, जो पूरी चीज़ें डिस्कस की थी वो सिर्फ H2O2 यानी कि रिएक्टेंट के बेसिस पे डिस्कस की थी। लेकिन देखो यहाँ पर दूसरे और तीसरे पार्ट में जो हमारा स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट है वो प्रोडक्ट से भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ी सी चीज़ें समझाते हुए चलूँगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो भाई हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट्स जो होते हैं रिएक्टेंट के, या जो जिससे भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट्स = इक्विवेलेंट्स ऑफ एजेंट, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये इक्विवेलेंट्स किससे, जिससे वो, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 = इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, तो जिससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट्स = इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, N × V = N × V, और
ये बेसिकली किसका, उस रिएक्टेंट का जिससे भी रिएक्ट कर रहा हो, और ये किसका, उस एजेंट का। ठीक है, यहाँ पर हम नॉर्मेलिटी को क्या लिखते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ठीक, अब देखो हमने आपको बस पुरानी चीज़ें रिवाइज़ करवा रहा हूँ इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब देखो भाई आपने क्या किया था, यहाँ से हमारे पास जो फ्लास्क में होता है वो अननोन होता है, उसकी मोलरिटी पता नहीं होती है, और जो ब्यूरेट में होता है उसकी मोलरिटी पता होती है, वॉल्यूम पता नहीं होता है। लेकिन दोनों के एन फैक्टर्स तो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो हमने उसको भी हटा दिया था। लेकिन देखो जब मान लो कि आपको एन फैक्टर्स जब वो किसी एक से, जब जो हमारा एजेंट है वो किसी एक से रिएक्ट ना करके और भी काफ़ी सारी चीज़ों से रिएक्ट कर रहा हो, तो बताओ अगर सबके एन फैक्टर्स कांस्टेंट है, सेम है, तो हम वहाँ से भी एन फैक्टर वाली टर्म को हटा सकते हैं, है ना। और अगर एन फैक्टर सेम नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। देखें अभी तो मैंने बस बोला है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखें हम पहले इसका सबसे पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे पहले पार्ट में आप पढ़ लें। देखो सबसे पहले पार्ट में कुछ अलग से डेटा नहीं दिया था, उसमें सिर्फ बोल रहा है कि जो हमारा एजेंट है वो सिर्फ किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारे रिएक्टेंट से, यानी कि सिर्फ ए से। तो बताओ जो हमारा टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पर जो वॉल्यूम लगा है उसको उसने क्वेश्चन में उसने ही बोला गया है V0। बताओ जो V0 वॉल्यूम है वो सिर्फ किससे रिएक्ट कर रहा होगा, हमारे पास रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट कितना था A। और हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ठीक है, और किसी टाइम t पर वो किससे रिएक्ट करने के काम आएगा, सिर्फ इससे रिएक्ट करने के काम आएगा। बोलो सही है। और फर्स्ट पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया। तो बताओ एक फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है, KT इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग, देखो क्या था, A0 अपॉन A0 माइनस एक्स, तो V0 अपॉन VT। देखो यही फॉर्मूला हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, तो ये तो आसान है कि सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करे, रिएक्टेंट से। अब देखो भाई दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरे पार्ट में जो हमारा स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट है वो A के अलावा B और C से भी क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और तीनों के इन्फेक्टर्स लेकिन क्या दिए हुए हैं, सेम। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे करना है। अब आप वापस अगर डेटा पे चलो तो देखो टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पर तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, हमारा रिएक्टेंट रहेगा, और रिएक्टेंट कितना है, A। तो बताओ जो भी वॉल्यूम यूज़ होगा वो A के लिए यूज़ होगा ना, तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। ठीक है, हम दूसरे पार्ट पे मूव कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को बस ध्यान रखिए, क्वेश्चन क्या गिवन है, दूसरे पार्ट में वो तीनों से रिएक्ट कर रहा है लेकिन इन्फेक्टर्स क्या है, सेम है। अब बताओ जो VT वॉल्यूम है, VT वॉल्यूम बताओ क्या वो सिर्फ रिएक्टेंट से रिएक्ट करने के काम आ रहा है क्या, नहीं ना, वो A B और C तीनों से रिएक्ट कर रहा है। यानी कि जो ये VT वॉल्यूम होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, A माइनस एक्स जो रिएक्टेंट का था। लेकिन देखो अब क्योंकि तीनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं तो तीनों के एन फैक्टर्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है, इनटू, मान लो देखो तीनों के इन्फेक्टर सेम है लेकिन गिवन नहीं है, तो हमने मान लिया कितना है, n। ठीक है, ये हो गया A के रिस्पेक्ट में, प्लस बताओ B कितना था, x इंटू उसका इन्फेक्टर, प्लस x इंटू उसका n फैक्टर। बोलो बताओ जो वॉल्यूम है एक स्टैंडर्ड टाइट्रिंग एजेंट का, बताओ वो इन तीनों के ही काम आएगा। ठीक है, अब क्योंकि देखो तीनों अलग अलग हैं तो हमें उनके एन फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो एन 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 तीनों सेम है और एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये जो एन 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 कॉमन आके जो एक कांस्टेंट नंबर है वो भी इस प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा क्योंकि एक नंबर है, फिक्स नंबर है। तो वापस से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ A माइनस एक्स प्लस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। बोलो सही है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। ठीक है, देखो इसको आप एक तो ये ध्यान रखो कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 और यहाँ से A प्लस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। लेकिन देखो हमें फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन बनाना है, यानी कि हमें वैल्यूज़ को किस में पुट करना है, ln A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ तो A प्लस एक्स आ रहा है, तो आप क्या करो, A की जगह किसको पुट कर दो, V0 को। तो V0 प्लस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT, और देखो यहाँ से x क्या आ गया, VT माइनस V0। मेरे ख्याल से अब देखो बहुत आसान हो जाएगा। हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन, देखो ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया। देखो हमारा एक्सप्रेशन होता है KT इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग, बोलो A अपॉन A माइनस एक्स, A क्या है, V0, और A माइनस एक्स यानी कि V0 माइनस VT माइनस V0। तो देखो यहाँ ये आ गया आपके पास KT इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग
वी नॉट अपॉन 2v0 माइनस वी टी, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। देखो बहुत आसान है, समझे पूरे। मैंने आपको सारी चीज़ें वापस से बता दी हैं कि जब तीनों से रिएक्ट करेगा तो तीनों के इन्फेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यहाँ तो आपने किसी एक से सिर्फ रिएक्ट कर रहा था तो उसका इन्फेक्टर आपने कॉन्स्टेंट करके फिक्स हटा दिया था। ठीक है, लेकिन तीनों से रिएक्ट करेगा तो तीनों का फिर इन्फेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इन्फेक्टर फिक्स है ना, तो वो भी किस में चला जा रहा है, कॉन्स्टेंट में। अब देखो आप तीसरा केस, जो तीसरे केस में वो बात कर रहा है वहाँ पर इन्फेक्टर्स भी क्या है, अलग अलग है। तो देखो स्टार्टिंग में तो सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट, तो जो भी वॉल्यूम है वी नॉट स्टैंडर्ड टाइट्रेटिंग एजेंट का वो सिर्फ रिएक्टेंट से यूज़ होगा। लेकिन इस बार a माइनस एक्स इंटू इन्फेक्टर गिवन था a का 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x इंटू 3। भाई तीनों के इन्फेक्टर्स अलग अलग हैं, ये a का, ये b का और ये c का, और इस अमाउंट से रिएक्ट किया है उस टाइट्रेटिंग एजेंट ने। देखो प्रोपोर्शन लगा रहे हैं हम, इक्वल नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इन्फेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस बार देखो आप 1 2 3 है, किसी का भी इन्फेक्टर कॉमन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा a और ये माइनस एक्स, ये 2x, ये 3x, 5x माइनस एक्स कितना हो गया 4x, तो प्लस 4x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी। अब वापस से आप क्या करो, देखो a की जगह पुट कर दोगे इसको वी नॉट को, तो देखो a की जगह मैंने पुट कर दिया अगर वी नॉट, तो देखो क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस 4x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी। तो यहाँ से x हो गया, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस वी नॉट अपॉन 4। वापस से आ गया आपके पास, लगाओ इक्वेशन, के टी इज़ इक्वल टू एल एन ए था वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस एक्स, एक्स ये रहा वी टी माइनस वी नॉट अपॉन 4। तो के टी इज़ इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, एल एन वी नॉट 4 वी नॉट अपॉन 4 वी नॉट प्लस वी नॉट 5 वी नॉट माइनस वी टी, और ये रहा आपका क्वेश्चन, मतलब आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। देखो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली थी, और एक और चीज़ हमने पढ़ ली है, मतलब आप समझ लीजिए हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप इसको जितना हो सके समझें, भाई आ गया होगा वैसे तो समझ में, लेकिन आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आज हमारे लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। हमने हमारे चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और हमारे अगले पार्ट से डील करेंगे, जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवीजन करें। आज हमने देखो कहाँ से स्टार्ट किया था, आज हमने पढ़ा था रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, उसका फॉर्मूला आया था एल एन एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। उसके क्वेश्चन हमने किए थे, और एक सीक्वेंशियल रिएक्शन को हमने पढ़ा था, उसमें फॉर्मूलाज कुछ अजीब से अटपटे से थे, तो उसको आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था हाँ अलग अलग मेथड्स के बारे में ऑर्डर निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ लिए और लास्ट में हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो पार्ट आएगा वो आएगा थ्योरेटिकल, और उसमें भी थोड़े बहुत फिर न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।